नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज हम पढ़ेंगे HVAC ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज और इसी तरह HVDC के। तो HVAC ट्रांसमिशन जो होती है, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा सिंगल लाइन डायग्राम का, स्किन इफेक्ट का, HVAC का, वो पिछले लेक्चर में जाके मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं HVAC ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस के। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एडवांटेजेस, यानी कि लाभ क्या है HVAC ट्रांसमिशन के। तो सबसे पहला लाभ जो है HVAC ट्रांसमिशन का, कि वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप एंड डाउन ईजीली। मतलब क्या है इस लाइन का, कि जो वोल्टेज होती है वो जल्दी से हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से HVAC ट्रांसमिशन में। क्यों? क्योंकि वी हैव ट्रांसफॉर्मर इन HVAC। यार HVAC ट्रांसमिशन में ना हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या कर सकता है? AC को भाई DC में ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। ठीक है ना भाई, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ होता है और AC पे काम करता है। तो HVAC में क्या कर सकते हैं हम? वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं AC के थ्रू। सेकंड, voltage can be generated at 11 kV और 33 kV by HVAC। यार देखो, वोल्टेज जो होती है ना AC में अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू, वो 11 और 33 kV में आसानी से बना सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ नो कम्यूटेशन प्रॉब्लम। क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन से, ठीक है ना, UPPCL में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि जो AC की वोल्टेज होती है वो हम 11 और 33 kV इतनी ह्यूज वोल्टेज में कैसे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो भाई उसका सिंपल सा रीज़न है कि जो AC वोल्टेज होती है उसमें कभी भी कम्यूटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है ना। कम्यूटेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल मशीन्स जब हम स्टार्ट करेंगे तब पढ़ाऊंगा कि आर्मेचर करंट जो होता है MNA के अक्रॉस, वो रिवर्सल करता है अपनी। ठीक है ना, उसको बोलते हैं कम्यूटेशन। ये जनरली DC मशीन्स में होती है, पर AC मशीन्स में तो कम्यूटेशन होती नहीं। तो इसी फायदे से हम 11 और 33 की भी ह्यूज वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो रहे भाई हमारे पहले दो पॉइंट्स। ठीक है, अब तीसरा एडवांटेज सुनिए। एफिशिएंसी ऑफ AC substations is higher। भाई जो एफिशिएंसी होती है ना AC सबस्टेशंस की, यानी दक्षता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है HVAC सबस्टेशन की DC के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट, HVAC साफ साफ लिख देता हूँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट है कि जो HVAC सबस्टेशंस मेंटेनेंस इज चीपर देन HVDC। मतलब समझिए इस लाइन का, HVAC सबस्टेशंस जो होते हैं उनके जो मेंटेनेंस होती है वो सस्ती होती है HVDC के मुकाबले। ठीक है ना, HVAC सबस्टेशंस की मेंटेनेंस जो होती है वो चीपर होती है HVDC के मुकाबले। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे HVAC सबस्टेशन के। अब इसके पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस। ये तो एडवांटेजेस हो गए, अब हानियाँ, डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट इज देयर इन HVAC। HVAC के अंदर भाइयों स्किन इफेक्ट होता है। अगर स्किन इफेक्ट होगा, सीधी सी बात है, एंटायर एरिया ऑफ कंडक्टर इज नॉट यूटिलाइज्ड। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। UPPCL परफेक्टिव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
स्किन इफेक्ट अगर किसी कंडक्टर में होगा HVAC के, तो भैया पूरा एरिया कभी भी यूटिलाइज हो ही नहीं सकता कंडक्टर का, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था स्किन इफेक्ट में होता क्या है कि करंट जो होता है वो साइडों से फ्लो करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना लॉस डिक्रीजेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। भाई एसी अगर यूज़ कर रहे हैं HVAC हाई वोल्टेज, भाई सीधी सी बात है हाई वोल्टेज लाइंस में ज़ की साउंड निकलती है, नॉइज़ लॉस होता है कोरोना। और कोरोना क्या करता है भाई, एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर देता है। भाई अगर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी तो HVDC में हमारे पास HVAC में लॉस बहुत होते हैं। स्किन इफेक्ट हो गया, कोरोना लॉस हो गया। थर्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन पुअर। बहुत ध्यान से समझिए इस तीसरी लाइन का मतलब। भाई स्किन इफेक्ट होगा तो भाई उसके अंदर इंडक्टेंस प्रेजेंट होगी, कैपेसिटेंस प्रेजेंट होगी, फेज होगा, फेज डिस्प्लेसमेंट होगी, तो भैया वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा और वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगी। ठीक है, अगर वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हुई, खराब हुई वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, व्हाट विल हैपन, सेंडिंग एंड वोल्टेज व्हाट विल हैपन कि जितनी वोल्टेज हम सेंडिंग एंड पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी रिसीविंग एंड पे ढंग से नहीं पहुंच पाती अगर वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होती है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़े समझने की कोशिश करिए। देखिए, मान लो वोल्टेज रेगुलेशन खराब है तो ये लिख लेना कहीं पे भी। अगर लिख लेता हूं, इफ देयर इज पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, भाई वोल्टेज रेगुलेशन अगर कभी भी खराब हो जाती है इंडक्टेंस की वजह से, then there will be huge difference between sending end and receiving end voltage। भाई वोल्टेज रेगुलेशन ख़राब होगी तो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेज के लिए तो बहुत ख़राब हो जाएगी वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, ये तो रहे भाई डिसएडवांटेजेस। एक और डिसएडवांटेज होता है एसी में, बहुत इंपॉर्टेंट। यूपी पीसीएल में हर साल एक क्वेश्चन, या किसी भी जेई एग्जाम में, एसएससी जेई हुआ, कोई सा भी, पावर ग्रिड तक में भी, HVAC का सबसे बड़े डिसएडवांटेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या होता है कि फेरांटी इफेक्ट इज देयर इन HVAC। भाई HVAC ट्रांसमिशन में फेरांटी इफेक्ट होता है। व्हाट इज दिस इफेक्ट, देयर इज इंक्रीज इन रिसीविंग एंड वोल्टेज there is an increase in receiving end voltage more than sending end voltage due to presence of stray capacitance। भाई HVAC के अंदर होता क्या है कि एक फेरांटी इफेक्ट नाम की चीज़ होती है। जब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन की तब इसको डिटेल में समझाऊंगा, कि वैसे भी बेसिक बता दूंगा। HVAC जब भी ट्रैवल करती है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन से, तो भाई एसी इफेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइन से ग्राउंड के बीच में कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रे कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस क्या करती है, रिसीविंग एंड वोल्टेज को सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ा देती है। जबकि वास्तविक जो होता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होती है, रिसीविंग एंड वोल्टेज हमेशा कम होती है। लेकिन ये फेरांटी इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जो रिसीविंग एंड वोल्टेज को सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा कर देता है। दिस इज़ अ वेरी बैड इफेक्ट। ठीक है,
और फरांटी इफेक्ट HVAC में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चलो भाई, ठीक है, अब पढ़ते हैं HVDC। HVDC advantages. What are the advantages of HVDC? Let us explain. भाई HVDC पे आ गए हैं अब, इसके एडवांटेजेस। HVDC, देयर इज नो स्किन इफेक्ट, नो कोरोना, नो इंडक्टेंस एंड स्ट्रे कैपेसिटेंस। and hence transmission efficiency is very high। अब भाई मतलब समझो इस लाइन का। भाई HVDC के अंदर स्किन इफेक्ट तो होता नहीं, कोरोना भी बहुत कम होता है HVAC के कंपैरिजन में, इंडक्टेंस आनी नहीं, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है DC की, स्ट्रे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करती, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ओवरऑल क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है HVDC में। HVDC की ट्रांसमिशन सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है, ये तो रहा भाई इसका एडवांटेज। और एक इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है दैट इज ट्रांसमिशन कोस्ट। ट्रांसमिशन कोस्ट इज लो इन HVDC। मतलब समझिए इसका ट्रांसमिशन कोस्ट का क्या मतलब है। देखिए, अगर हम HVAC की बात करें, HVAC में कितने कंडक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, 3, रेड येलो ब्लू, 3 फेज रिक्वायर्ड होते हैं AC के अंदर। लेकिन वहीं DC की बात करें, HVDC की बात करें, तो DC के अंदर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए, DC के अंदर कभी फेज नहीं होता। DC के अंदर अगर फेज नहीं होता तो भाई सीधी सी बात है, उसके अंदर 2 ही कंडक्टर्स होंगे, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब भैया पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टर है तो कंडक्टर सेविंग यहाँ पे ज़्यादा हो रही है दिस पोर्शन में। इन HVDC देयर इज़ अ कंडक्टर सेविंग, कंडक्टर बच रहा है HVDC में। और कभी कभार तो क्या होता है, अर्थ को ही, जो अर्थ कंडक्टर होता है उसी को रिटर्न कंडक्टर की तरह यूज़ करके, ठीक है, सिर्फ एक कंडक्टर से ही काम चला लेते हैं HVDC में। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है HVDC का। ठीक है, HVDC का ये पॉइंट है कि एक कंडक्टर से ही काम चला लेते हैं या 2 से, हैंस ट्रांसमिशन कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अब जरा डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ HVDC? फर्स्ट, DC can't be स्टेप अप एंड डाउन। भाई DC वोल्टेज ऐसी वोल्टेज होती है जिसे कभी भी हम स्टेप अप और स्टेप डाउन तो कर ही नहीं सकते। क्यों? ट्रांसफार्मर ही काम नहीं करता DC पे। ठीक है, ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा तो स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं हो सकती वोल्टेज। ठीक है, सेकंड, हाँ एक बात और बता देता हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लिंक करके। देखिए, DC को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता, पर एक डिवाइस जरूर बना हुआ है DC को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए, उसको बोला जाता है चॉपर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं फिक्स्ड DC को वेरिएबल DC में जो कन्वर्ट करता है, वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है, दैट इज चॉपर। वो होता है भाइयों चॉपर। चॉपर फिक्स DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ अ चॉपर। ओके, अब भैया देखो, DC को अगर हमें स्टेप अप और स्टेप डाउन करना है तो चॉपर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसमिशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो सब स्टेशन की कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है HVDC में। एक तो DC को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते, दूसरा DC can't produced at high voltage due to commutation। आ गया ना फिर से वही,
डीसी को कभी भी ज़्यादा वोल्टेज पे प्रोड्यूस नहीं हम कर सकते। क्यों? कम्यूटेशन की वजह से। भाई डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन तो आपको पता ही है कितना हानिकारक होता है। आर्मेचर करंट का कम्यूटेशन, हाँ, कम्यूटेशन में क्या होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज वगैरह आती हैं जब रिवर्सल होता है आर्मेचर करंट का, तो ये सबसे दिक्कत वाली बात होती है डीसी में। थर्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ HVDC सबस्टेशन एंड इक्विपमेंट कॉस्ट इज हायर। HVDC सबस्टेशन में मेंटेनेंस और इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हायर होती है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हैं HVDC के। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया, बिल्कुल कंसेप्चुअल था। और मेरे हिसाब से कोई बंदा अगर ये नोट्स बना लेगा, और ये आने वाला जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्ज़ाम है भाई, उसमें पावर सिस्टम बहुत ज़्यादा